नमस्कार। दिल से के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जिनका असर हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे इतना भारी पड़ रहा है कि हमें मालूम नहीं कि ये लोकतंत्र जा कहाँ रहा है। जब से भाजपा की सरकार 2014 में आई तब से इनको ऐसा लगा कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से हम हमेशा सत्ता में रहें, और हमें ऐसा लगता है कि 2014 के बाद इन्होंने ऐसा फॉर्मूला ढूंढ भी लिया है। कभी तो ये लव जहाद की बात करते हैं, कभी ये हेट जहाद की बात करते हैं, कभी इनकाउंटर होते हैं, कभी बुलडोज़र चलते हैं, कभी बांग्लादेशी के बारे में बात करते हैं, और कभी कभी ये हर जहाँ भी ये मस्जिदें हैं उन पे ये दावा करते हैं कि यहाँ मंदिर था। तो याचिकाएं फाइल होती हैं। अभी हाल ही में संभल में याचिका फाइल हुई, और इस संदर्भ में आप सबको मालूम है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना। उसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो बाबरी मस्जिद में हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त 1947 में जो भी ऐसे मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनको ढाया नहीं जाएगा। उनका जो कैरेक्टर है वो बदला नहीं जाएगा। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट में पास किया था, तो ये पार्लियामेंट का निर्णय है। उसके होते हुए भी रोज़ याचिका डाली जाती हैं और कोर्ट ऑर्डर कर देता है। ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, और फिर वो सर्वे हुआ, फिर विवाद पैदा हुए, फिर यहाँ संभल में ऐसा हुआ, जामा मस्जिद में फिर विवाद पैदा, वहाँ तो हिंसा भी हो गई, 5 लोग मारे भी गए। तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? क्या केवल राजनीतिक है कि वाकई में इसके पीछे कोई तथ्य है? और साथ साथ में ये भी हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट का रवैया क्या रहा है, क्योंकि ये हेट स्पीच है, नफ़रत के जो बयान आते हैं, चुनाव के बीच बयान आते हैं, चुनाव से पहले बयान आते हैं, अक्सर बयान ऐसे आते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि आपकी संख्या, माइनॉरिटी की संख्या बढ़ रही है। ऐसी ऐसी विवादित बातें लोग करते हैं। अभी भागवत जी ने कहा कि 3 बच्चे, लोग को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, उसमें विरोध भी हुआ। तो और इसके होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे ये संदेश देश को जाना तो चाहिए कि ऐसी बातें हिंदुस्तान के जो सभ्यता है, जो सेक्युलरिज्म है, उसके ऊपर आप उसके खिलाफ एक किस्म के आक्रमण कर रहे हो। क्योंकि ये तो बुनियादी सवाल है। देश का लोकतंत्र अगर ऐसे ही चलेगा तो वो लोकतंत्र में कभी उसमें कोई जो तरक्की हम चाहते हैं, आम आदमी की तरक्की जो चाहते हैं कि जो रोटी और कपड़ा और मकान और स्कूल की पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में जो असल चीज़ें हैं जो देश को आगे ले जाएंगी, उस पर एक रुकावट सी आ जाती है, क्योंकि इसी में सारी जनता व्यस्त रहती है, और जो असली मुद्दे हैं देश के वो हम सब भूल जाते हैं। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे, और हमारे साथ 3 ऐसे मेहमान हैं जो इन चीज़ों से जुड़े भी हुए हैं, और वो हमको अच्छी तरह से समझाएंगे कि इसके पीछे सोच क्या है और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जावेद अली साहब, खान साहब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं। मैं भी वहीं पे हूँ इन्हीं के साथ, और इनके मैं भाषण जब सुनता हूँ तो मैं मतलब कि क्या कहूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है जब भी आप खड़े होकर भाषण देते हैं। बहुत धन्यवाद। तो आप पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सर्विस में कितने अरसों से इन्वॉल्व्ड हैं, और आपका ज़िला भी संभल है कि संभल के बारे में आप हमें कुछ बताना। और जामिया में आप पढ़े, उसके बाद उस्मानिया में पढ़े, आपकी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी और डिप्लोमा भी है, MSc सिविल इंजीनियरिंग है आप। और 1994 में आप समाजवादी पार्टी में आए, और फिर आपको राज्यसभा 2014 में पहली बार आए, और फिर 2022 में। और मैं सोचता हूँ कि अगर आपकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स है जो ऐसे तरीके से बोलता है कि सबको समझ आती है कि क्या है हालात हिंदुस्तान के, तो आप एक हैं। इकरा जी हमारी, इनसे क्या कहें कि ये तो सबसे perhaps the youngest member of parliament, woman member of parliament today, and अभी कैराना से हैं आप।
और 2024 में आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, और आपके पिताजी वालिद साहब और आपकी अम्मी जान भी लोकसभा की मेंबर रही, आपके भाई भी MLA रहे, और क्वीन मेरी से आपकी स्कूलिंग हुई, और फिर श्री राम कॉलेज में आप पढ़ी, और लेटर फिर आपने MSc इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लॉ आपने किया, लंदन में किया। तो जो यंग माइंड है, जो देश को आगे ले जाएगा, वो सोच आप में है, और हमें आप बताएंगे क्या आपके विचार हैं जो मैंने मुद्दे आपके सामने रखे हैं। हमारे साथ हमारी समझ लीजिए कि एडवोकेट शाहरुख आलम जी, ये सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और एकेडमिक भी बात करती हैं, एक्टिव भी हैं, पॉलिसी मेकिंग में बड़ी एक्टिव हैं, और इन्होंने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी से आपने अपना लॉ किया, लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स से आपने LLM किया, और आपको कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बड़ा विश्वास है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हो रही है इस देश में, उसके आप बिल्कुल खिलाफ हैं, कम्युनल वायलेंस से बिल्कुल खिलाफ हैं, आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं, टेलीविज़न में भी आती हैं, और एक कानून के नज़रिए से आप हमें बताएंगी कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या, और किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ जा रहा है। तो पहले जावेद भाई आप बताइए कि ये संभल में हुआ क्या। संभल में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जो 16वीं शताब्दी की बनी हुई है। 500 साल करीब उस मस्जिद को बने हुए हो गए हैं। समय समय पर सांप्रदायिक शक्तियाँ उस मस्जिद को विवाद के घेरे में रखना चाहती हैं। मैंने एक बार राज्यसभा में भी ये सवाल उठाया था 2016 में, जब दिल्ली का एक टीवी एंकर, एक चैनल को चलाने वाला, वो संभल में हरिहर मंदिर बता करके जल अभिषेक करने जा रहा था। हालांकि बीजेपी की सरकार थी उस वक्त भी, और राज्यसभा में सरकार को जो चेयर में बैठे थे कुरियन साहब, उन्होंने डायरेक्शन दी, तो उसको बीच रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया था, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी डायरेक्शन का पालन होगा, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे दिन उसकी जमानत हुई थी। आजकल तो दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं जो विरोध करते हैं। खैर, तो उस मस्जिद को लेकर के विवाद उठाने की कोशिश की जाती है, लेकिन देखने से मौके पर वैसी कोई स्थिति नज़र आती नहीं है। वो मस्जिद है, प्रैक्टिकली मस्जिद है, ऐतिहासिक रूप से मस्जिद है, सरकार के तमाम दस्तावेज़ों में वो मस्जिद है। और एक बार अंग्रेज़ों के ज़माने में 1877 में, ये वो कहते हैं कि बाबर ने बनाई 1526 में। नहीं, बाबर के टाइम में बनी, बाबर के किसी सेनापति ने उसको बनाया था। हाँ, तो इस पे विवाद तब भी हुआ था। ऐसा कहीं इतिहास में कोई साक्ष्य मिलता नहीं। वो ये कहते हैं कि हाँ, ऐसा किसी जो कहते हैं उसके बारे में मैं बता दूं। बाबर नामे को कोट कर रहे हैं जो सज्जन कोर्ट में याचिका लेकर के पहुंचे थे, लेकिन जब उसकी तफ्तीश की गई कि बाबर नामे में क्या वाकई ऐसा लिखा हुआ है, तो बाबर नामे में कहीं मस्जिद के बारे में या मंदिर तोड़ करके बनाए जाने का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा। जिस सज्जन ने या जिस व्यक्ति ने बाबर नामे का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया था, वो अंग्रेज हैं कोई। अच्छा। उन्होंने ट्रांसलेशन करते वक्त फुटनोट में लिखा है, जहां संभल का और मस्जिद का जिक्र है। अच्छा। कि इस मस्जिद को ये कहा जाता है कि मंदिर तोड़ करके बनाया गया था। तो उसमें वो ट्रांसलेटर का अपना ओपिनियन है, लेकिन बाबरनामा जो असली है जिस शक्ल में, उसमें कोई जिक्र नहीं है। ये बात मैंने तफ्तीश के बाद हासिल की है। तो बाबरनामे में इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई इतिहास का ऐसा दस्तावेज नहीं है। मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको दूंगा, आप अपने इस पर लगाइएगा। मार्च 2024 में एक सज्जन ने, बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने, एक आरटीआई में सवाल पूछा था, तो उसमें सारे जवाब आए हैं, जहां कहीं उसको विवादित नहीं बताया गया है। हाँ, एक वाकया जरूर है। 1877 में एक कोई छेदा सिंह थे, उन्होंने इस मस्जिद पर मंदिर होने का दावा करते हुए
केस किया था, मुरादाबाद की अदालत में भी किया था और वो मामला हाई कोर्ट तक भी गया था। ये बुनियादी जो आरोप था वो यही था कि यहाँ ये मंदिर है अच्छा और इसमें हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। अच्छा अच्छा तो मस्जिद कमेटी के उस वक्त कोई चेयरमैन थे फजले यार खां। फजले यार खां साहब ने छेदा सिंह जी के मुकाबले में वो केस मुरादाबाद की अदालत में और इलाहाबाद हाई कोर्ट, जब भी इलाहाबाद का ही हाई कोर्ट होता था शायद, उसमें वो लड़ा था। अच्छा तो कोर्ट ने मस्जिद के पक्ष में फैसला दिया और छेदा सिंह जी पर जुर्माना लगाया कि आपने अदालत का समय बर्बाद किया, फालतू के मुद्दे, या जिस तरीके से भी जुर्माना लगता है आपके जी हाँ, कानून में, जी हाँ। वो उस तरीके का जुर्माना उन पर लगाया गया था। तो एक बार जब हाई कोर्ट तय कर चुका है तो लोअर कोर्ट को तो ये सुनना भी नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से, आप ज्यादा जानते हैं कानून के बारे में, मेरे ख्याल से ये पूरा जो मामला है संभल का, ये वेल प्लान्ड है। 2 घंटे के अंदर सर्वे होना, ये तो सब जानते हैं। उससे भी ज्यादा रोचक बात इसमें यह है कि जिन सज्जन ने याचिका दायर की है, उन्होंने पार्टी बनाया है कल्चरल मिनिस्ट्री को, अच्छा पार्टी बनाया है होम मिनिस्ट्री को, पार्टी बनाया है एएसआई के 2 डायरेक्टर्स को, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक मेरठ में बैठते हैं। जब 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए लोग जाते हैं तो सब पार्टियों के वकील भी जाते हैं। अच्छा तो चंदौसी की अदालत में होम मिनिस्ट्री का वकील भी उपलब्ध हो जाता है, कल्चरल मिनिस्ट्री का वकील भी उपलब्ध हो जाता है, एएसआई के दोनों दफ्तरों के वकील भी उपलब्ध हो जाते हैं। 4 जगह के 2 वकील चंदौसी की अदालत में उपलब्ध हो जाते हैं। चंदौसी की अदालत कोई हाई कोर्ट नहीं है सिब्बल साहब के, वहाँ जो है वो तो पहले जानकारी दी है। एडवोकेट जनरल बैठे हैं और कोई केस आया तो एडवोकेट जनरल ने एकदम खड़े होकर के रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। या सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि सॉलिसिटर जनरल या एएसजी वहाँ पर जो है खड़े होकर के रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। तो ये एक मज़ेदार बात हुई। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ये पूरे तरीके से प्लान्ड किया हुआ केस है। इन्हें पता था पहले 13 तारीख को इलेक्शन होना था, यूपी का बाई इलेक्शन। उसे जिस तरीके से भी वो बढ़ा, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, चुनाव आयोग उसमें बीच में आएगा, वो 20 किया गया। 19 तारीख को ये मामला होता है ताकि 24 को हिंसा हुई, नहीं 20 पहले तो 20 किया गया ताकि इसका असर रात को ही खबर हो जाए। आजकल तो खबर फैलने में कोई देर लगती नहीं है, ताकि 20 में उसका लाभ होने लगे। फिर दोबारा जब कुछ हुआ नहीं, वहां कुछ नहीं हो पाया, 19 तारीख को गए, 2 घंटे सर्वे किया, चले आए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होना चाहिए वरना तो मकसद फेल हो जाएगा। तो फिर अचानक 24 तारीख की सुबह भारी डिप्लॉयमेंट के साथ, पुलिस का डिप्लॉयमेंट गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पूरे संबल में कर दिया गया कि साहब सर्वे होगा। आप इतने दिनों से इस फील्ड में हैं, आपने भी बहुत सारे सर्वे कराए होंगे, लेकिन आपने रात को सूरज छिपने के बाद ऐसी जगहों के सर्वे या सुबह सूरज निकलने से पहले सर्वे, आजकल 7 बजे सूरज भी नहीं निकलता और 7 बजे वहाँ सर्वे शुरू हो गया था, ठीक से सर्दियों में 7 बजे सूरज भी नहीं निकलता। तो ऐसी जल्दबाजी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लान्ड तरीके से किया गया। और प्लानिंग यही है कि किसी तरीके से भी उत्तर प्रदेश में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी हार हुई है बीजेपी की, उस हार से उभरें। और उनके पास एक ही फार्मूला है जिसका जिक्र आपने किया कि हिंदू मुस्लिम अगर करेंगे तो उससे कोई इन्हें फैज पहुंचने की उम्मीद है, बाकी तो कोई उम्मीद इनके पास उत्तर प्रदेश में कम से कम शेष बची नहीं है। फिलहाल मैं इतनी कहना चाहता हूँ। शाहरुख जी ये बताइए कि ये तो सर्वे जो हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसके अंतर्गत तो ये हो ही नहीं सकता आपके हिसाब से। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो रहे हैं फिर, आप जरा समझाइए हमारे। May I start with a preface and a rider? इस हफ्ते 2 इंसिडेंट्स हुए हैं मुरादाबाद में और टेढ़ी गढ़वाल में। मुरादाबाद में there was a registered sale, a legal registered sale, where a property was sold to a Muslim couple. और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि सेल को आप रिवर्स कराएं। हाँ, ये हुआ मुरादाबाद में हुआ ये। टेढ़ी गढ़वाल में एक खातून अपने घर में जुमे की नमाज पढ़ रही थी, उस पर कुछ लोग आए और उन्होंने एतराज़ किया कि आप अपने घर में भी नहीं पढ़ सकती हैं नमाज। Both these incidents show that it's not even about public places of worship.
these were private owners. ये बहुत गंभीर बात आपने कही। One wanting to buy a house, full ownership, legal ownership, legal title. The other was also the owner of a house, praying inside privately in a house. There have also been other incidents. बहराइच में जो हुआ था कि जुलूस निकलता है, किसी के घर के बाहर पहले नारेबाजी होती है, फिर एक लड़का घर में घुस के he sort of foists a saffron flag and then tragically loses his life. So the point is that now it's about private property and your right to worship inside your own private property. So these are not even legal disputes. These don't even refer to historical disputes. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आइसोलेटेड मामला नहीं है, एक षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है कि आप प्राइवेट प्लेसेस पे भी, पब्लिक प्लेसेस पे भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स हैं, उनको आप नमाज नहीं पढ़ने दोगे। जी, यही आप कहना चाहते हैं? This is what I'm saying, but I'm saying that this is not even covered. This doesn't even refer to the act, to the Places of Worship Act. This is bullying. This is thuggery. This is completely outside the scope of law. These are not legal disputes. Right. So we need more protection, not less, in terms of the protection of. No, but the question I asked you was कि ये सर्वे क्यों हो रहे हैं जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है कि 15 अगस्त 1947 में जो भी मस्जिद थी, गुरुद्वारे थे, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस थी जहाँ वर्शिप हो रही है, उसका कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते थे, फिर ये सर्वे क्यों हो रहे हैं? ये आपसे पूछना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी वाले केस में उस मसले पे, it's an oral remark, it's an obiter at best, it's not part of the order, it's not part of the judgment. But the Supreme Court did say that a mere survey does not change the character. तो फिर सर्वे क्यों कराया जा रहा है? You are wanting to explore what was. For what? For no apparent reason. So therefore it's illogical. अगर आप यही नहीं, अगर उसका कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता, और ख़ास के इस माहौल में तो फिर आप क्यों करवा रहे हैं और अलाउ क्यों कर रहे हैं? तो ज्ञानवापी में क्यों आपने अलाउ किया और यहाँ सर्वे क्यों अलाउ कर रहे हैं? तो ये तो अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए और तब तक कुछ नहीं होगा, इसके बाद नहीं होगा, पर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लेती है अपने और फैसला कुछ करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो ये चलता रहेगा। इकरा जी, आप मुझे बताइए कि आप तो एक यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो आप किस नज़रिए से इसको देखती हैं? सर, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहाँ पर बहुत एंग्शियसनेस है, जो माइनॉरिटी है मुसलमानों में, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंग्शियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो जैसा मैम बता रहे थे अभी, ये सर्वे होने की जो नॉलेज है, और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफ़ेक्ट नहीं देखते, एग्जीक्यूटिव की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका कहना मानेंगे, जो हम देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात कर रहे हैं? सर, राजनीतिक लोगों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सब अपने एजेंडा के साथ आते हैं, बट जो ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहां उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आजकल तो हैंड इन ग्लव है। तो फिर आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे
कि आप कहते हैं कि आपकी उम्मीद है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, पुलिस तो हम देखते हैं कि लोगों को बाहर नहीं निकलने देती घर से। हाँ, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? उनसे नहीं, बट अगर आप इलेक्शन कमीशन से भी उम्मीद नहीं करते हो आप इलेक्शन कमीशन से उम्मीद? दैट्स अ डिबेटेबल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि भाई अगर हम संस्थाओं पे उम्मीद नहीं कर सकते तो फिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? ये सवाल उठता है जावेद भाई। तो संस्थाओं से तो अभी उम्मीद बाकी है। अभी संस्थाओं में हमारा विश्वास कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन पूरे तरीके से हम लोगों ने अपना विश्वास उनसे उठाया नहीं है। एक बात अभी आप मालूम करना चाहते थे कि कोर्ट ऐसे फैसले क्यों दे रहे हैं जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो अब हर आदमी जो है वो बड़े आराम से रहना चाहता है और बेहतर तरीके से रहना चाहता है, इसलिए कुछ ऐसा फैसला कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राज्यसभा दिए जाने के बाद हर जगह ये बात एक चली गई कि कुछ अजीबोगरीब फैसला करोगे तो उसका लाभ बाद में मिलेगा। तो छोटे स्तर पर भी नहीं लोग नहीं उससे नहीं, प्रभावित मैं हुए। आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो शान और शौकत एक जज सुप्रीम कोर्ट की होती है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है, वो कहीं और आपको मिल नहीं सकती। रिटायरमेंट के बाद नहीं, कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जिन्होंने ये ज्ञानवापी का फैसला दिया, हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन कोई इस मकसद से नहीं दिया उन्होंने। मैं मानता हूँ कि उनको शायद कुछ और मिलेगा, उनको कुछ ही और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। It wasn't even a फैसला. हाँ, It वो was फैसला it भी was an नहीं oral- था। I mean, he हाँ, was वो तो oral उन्होंने था. उन्होंने And उन्होंने it's एक not a precedent. गलत कदम उठा लिया। And it's not a precedent. sir. एंड I इट्स don't- नॉट अ प्रेसिडेंट। It can't लेकिन be मैं नहीं followed. समझता कि उन्होंने ऐसा फैसला ज्ञानवापी में किया। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये जो नीचे वाले दे रहे हैं, ये हाँ, तो किसी उम्मीद नहीं हाँ, दे रहे। इनको ऐसा एक वो समझते ये हैं इसी कि अगर उम्मीद वो में कर दे सकते रहे हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। ये गोगोई साहब बनना चाहते हैं। Oh, नहीं they- नहीं, they- गोगोई साहब की भी इसको जरूरत नहीं। गोगोई साहब तो अभी आते ही नहीं कभी पार्लियामेंट में, नहीं आते फिर भी ना। है। उनको क्या जरूरत है? उनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं। मैं नहीं समझता कि ये जो आपकी सोच है ये सही है। नहीं, ये क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन विवादों में पड़े फैसले देने लगे, तो इससे एक रिएक्शन भी होगा। तो जैसे बाबरी मस्जिद का ही मामला था, कितने बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ था, किसी ने कुछ किया? किसी चीफ जस्टिस ने उसको आगे किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? वो समझते थे कि शायद अगर हम करेंगे तो एक देश विवाद में पड़ जाएगा। तो हम इससे ज़रा 370 का परे हट के, यही हुआ, 370 के ही बरसों से था। बट इन्होंने अभी फैसला कर दिया। पहले चीफ जस्टिस से उन्होंने सुना ही नहीं दी, वो याचिका नहीं सुनी उन्होंने। क्यों नहीं सुनी? वो सोचते थे कि 370 सुनेंगे तो विवाद पैदा हो जाएगा। तो उनकी सोच ये थी कि हम विवाद देश में नहीं लाना चाहते। इन फैसलों से विवाद बढ़ा है, ये मेरे कहने का मतलब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए माना तो जरूर जाएगा, लेकिन वो फैसला विवाद रहित नहीं है। चाहे बाबरी मस्जिद का हो, चाहे वो ठीक है, 370 आपकी का बात हो। ठीक है। मैं तो और खुद कह रहा हूँ, आज ही मैं आरएफ नारीमन का एक लेख पढ़ रहा था, उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के निर्णय पर प्रकाश डाला है। मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल जायज और सही बात कही। क्या तो इस पे तो दो राय हो सकती है। आपकी बात सही है, पर दो राय हो सकती है। मगर उन्होंने एक बात और कही है जावेद साहब उसी लेक्चर में, which is that perhaps the lower courts have misunderstood the import of वही मैं कहना चाहता जी, था। तो वही मैं कहना चाहता था। उसमें वो गलत समझ रहे हैं, और अगर उनको बताया जाए, उनको समझाया जाए through a narrative, through a discourse, perhaps they'll understand that this is not a precedent to be followed. लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इसको फैसला देना चाहिए, इस तरफ या उस तरफ। क्योंकि एक मैसेज जाना चाहिए देश को कि विवादित मुद्दों से देश के मसले हल नहीं होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बुलडोज़र चले थे, आज के दिन तो नहीं चले, कई बरसों से चल रहे हैं, जी। तो कोर्ट ने क्यों नहीं कुछ किया? ये भी एक सवाल उठता है। So I've been thinking about this, and perhaps you'll be able to say, even these claims where they're claiming people's
private houses, private ownership, etc. The larger claim is that you don't belong here, that Hindus have a superior right to citizenship in India. Muslims don't have that right. And Hindus have that right because they are apparently the original, the original inhabitants. Yes. They have a right in antiquity, which then derogates the rights of Adivasis or other indigenous people, also of Muslims, because they're not invaders. Now this is a modern republic and everyone is equal. So then, in the final conclusion, is it a political question? Is this a political question, the claim to belonging? The reinterpret. अगर मैं ये सोचूं कि मैं ओरिजिनल इनहैबिटेंट था इस देश का, तो मुझे उसका जवाब कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे दादा परदादा परदादा कहाँ से आए थे खुदा जाने, ठीक है। तो देयरफॉर ये कहना कि हम इसके ओरिजिनल इनहैबिटेंट हैं, ये भी अपने आप में गलत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पीपल हु केम थ्रू इन्वेजन्स, waves of invasions. और उसी वजह से आज हम यहाँ रेजिडेंट हैं। हमें इतिहास से क्या लेना देना है, हमें तो अपने फ्यूचर का सोचना है। So therefore, sir, are these essentially constitutional questions that the court must answer? They must. So even the question of colonization, even the question of history. Absolutely. No, not they can't answer it, but they should answer in the context of our constitution. Yes. You can't answer the question whether you were the original inhabitants or not. That's the work of the historian. वो तो इतिहास And it doesn't matter. It doesn't matter. आज के दिन हमें क्या सोचना है कि हमारे संविधान में क्या लिखा है, हम इस संविधान में हमें क्या हक दिए हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इकरा जी आपसे मैं पूछूंगा, we are called a republic. So in the expression republic, what is the essential part of that expression? Public. Republic. Public has no gender, right? It has no caste. It has no creed. It has no religion, except that it is part, public is the part of those who are living in India and who are citizens of India, and even those who are not citizens of India, right? So the very concept of a republic is to deal with the public, unconcerned with कि उसका धर्म क्या है, उसकी जात क्या है, तो अगर हमारा रिपब्लिक ही इस बुनियाद पे है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? सर एग्जैक्टली जैसे एक सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, तो एक परसेप्शन है। उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से, जैसे आपने कहा, लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्नड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो आई थिंक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन में ये बात जानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बाद अब के जो हालात हैं उन पर चर्चा करें, ना कि पहले किस राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी जंगें लड़ी, जीती, और उस टाइम के जो हालात थे उस हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन अब तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज़्यादा है तो जुडिशरी से है। तो अगर इन सब हिस्टोरिकल क्वेश्चंस पे भी अगर जुडिशरी एक फुल स्टॉप लगा दे तो आई थिंक। जब आप हिस्टोरिकल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, जितना अंग्रेज़ों ने हमसे साथ किया, जुल्म किया, जितना अंग्रेज़ों ने हमारे साथ राज किया, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं करते? अंग्रेजों को तो भगा दिया, मगर भगा दिया ना, फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ करके क्या करेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो नहीं जीत सकते ना अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करें। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रॉन्ग तो अंग्रेज़ों ने किया, तो फिर तो वो बात बनती नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे बढ़ाने, जिससे मैंने शुरुआत की कि एक एजेंडा है।
तो ये जो हेट स्पीच की बात होती है, ये तो रोज़ के रोज़ हेट स्पीच होती है, चाहे वो अच्छा ये सब षड्यंत्र जो हैं वो केवल भाजपा की सरकारों में। आप मध्य प्रदेश चले जाओ वही, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, जो बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सब ये सब हो रहा है। सर उनकी जो आइडियोलॉजी है सरकार को चलाने वालों की वो एक जैसी है, तो जो भी एक्शन होता है किसी व्यक्ति का या किसी समूह का या किसी संस्था का, वो आइडियोलॉजी बेस्ड एक्शन होता है। तो जब उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के या हरियाणा के सरकारों के चलाने वालों की आइडियोलॉजी एक है, तो फिर उनके ये एक्शन भी एक जैसे होंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, हम लोग को समझना चाहिए कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश चलना चाहिए, ये हम सब लोग मानते हैं और कहते भी हैं। लेकिन उनका क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त भी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन नहीं किया, मेरे पास अभी एक पैराग्राफ है जो देवव्रत साहब का लिखा हुआ, उनका गोलवलकर साहब का लिखा हुआ होगा, और ऑर्गेनाइजर में छपा था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने जा रहा था तो उन्होंने लिखा कि ये बेमेल एक बहुत सारे संविधानों के अंशों का एक बेमेल गठजोड़ कर लिया गया है, और मनुस्मृति का तो ध्यान ही नहीं रखा गया, जो हिंदुस्तान का सबसे पहला कानून था, और उसको दुनिया में उसकी ख्याति है, वो ईरान के और वहाँ के स्पेन के भी उससे पुराना है, वहाँ के नियमों से भी पुराना है मनुस्मृति। तो उसका कोई संविधान लिखने वालों के लिए कोई मतलब ही नहीं रहा। वो एग्जैक्ट पैराग्राफ में नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन वो आपने पढ़ा भी होगा और बहुत मशहूर है वो। ऑर्गेनाइजर में 1949 में वो एक आर्टिकल छपा था, उसका वो अंश है। तो अब जिनका संविधान के बारे में ये राय, तिरंगे के बारे में ये राय, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जिनकी अलग राय है, वो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है? जो बंच ऑफ थॉट किताब है उसका 16वां चैप्टर, इंटरनल थ्रेट, आंतरिक खतरा, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 कम्युनिस्ट, ये लिख करके पूरे 4-4, 5-5 पेज के उस पर लेख लिखे जा रहे हैं। तो उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो फिर उम्मीद किससे की जा सकती है, वो मैं आपके पास आता हूँ। हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो सेकुलर लोग हैं, जो अब थोड़े से मौन हो गए हैं, चाहे परिस्थितियां जो भी रही हों। मैं जब जवानी में था और मैं स्टूडेंट लाइफ में था या यूथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उस वक्त मैं देखता था कि माइनॉरिटीज़ के साथ अगर ज़रा भी कहीं कुछ होता था तो माइनॉरिटी कम्युनिटी तो एक बार को हिचकती थी, हेजिटेट करती थी उस पर रिएक्ट करने से, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग बड़ी तादाद में आगे आते थे। और ऐसा ही कहीं किसी खास इलाके में जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी होती है वहाँ कुछ होता था तो वहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी आगे आते थे। वो प्रक्रिया बिल्कुल थम सी गई है। तो मेरी तो उम्मीद आज भी मेजॉरिटी कम्युनिटी से है, क्योंकि वही इस मुल्क का शक्ल सूरत कैसी होगी। इसलिए मेजॉरिटी कम्युनिटी इनको पूरी बहुमत नहीं दी ना, क्योंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर इसका इतना ही असर होता, नहीं ठीक है ना, तो फिर उनको पूर्ण मेजॉरिटी मिलती, नहीं मिली ना उनको। नहीं सर, ऐसा है, पूरी नहीं मिली, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी ने ही कुछ किया ताकि ये तो कह रहा थोड़ा इन पर चेक लगा। आपसे सहमत तो हमें इनसे और उम्मीद है, हमें और उम्मीद है कि इतना भी ना रहे। उन्हीं से माइनॉरिटी के, मेरी आइडेंटिटी माइनॉरिटी की है, तो इसलिए मैं ये बात मेजॉरिटी कम्युनिटी से ही अपनी उम्मीद रख सकता हूँ इस वक्त। तो बाकी जो देश को चलाने वाले लोग हैं उन्हें तो फायदा हो रहा है सर, इसमें ये सब कुछ करने में उनको फायदा हो रहा है, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जाती। तो मुझे ऐसा लगता है चारुक जी कि डेमोक्रेसी का मतलब हिंदुस्तान में ये है कि चुनाव आ जाए, चुनाव में आप भिड़ जाओ, ऐसी विवादित बातें करो, जीत जाओ और आपकी डेमोक्रेसी ठीक हो गई, कायम है। हाँ, इसके आगे डेमोक्रेसी का हिंदुस्तान में कोई मतलब नहीं। अपने जो इलेक्शन कमीशन है वो अपने कर्तव्य को नहीं मानती, हाँ, बाकी संस्थाएं अपने कर्तव्य को नहीं मानती, जो हमारी कोर्ट्स हैं
हाँ, वो ऐसे सिविल जज ऐसे फैसले दे देते हैं कि सर्वे कराओ, दूसरा सर्वे कराओ, ठीक है। और जब हेट स्पीच होती है तो कोई कुछ नहीं कहता। उत्तर प्रदेश में जब बुलडोज़र चलाए जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, कोर्ट्स भी कुछ नहीं कहती। हाँ, इनकाउंटर होते हैं, कोर्ट्स कुछ नहीं कहती। तो अगर संस्थाओं पे, और आपका जो मीडिया है, सुभान अल्लाह, हाँ, उसकी भी आप बात करें हम, तो उनको तो एक हेट स्पीच पे तो सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा जजमेंट मुझे मालूम है, फिर भी वो धर्म संसद वाले लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, लेकिन वो मतलब कि कहने के लायक भी नहीं है। लेकिन कोई इस पे कोई, आप कहती हैं ना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, एग्जीक्यूटिव को कुछ करना चाहिए, तो एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है? वही लोग सुनते हैं वो भाषण, फिर भी चुप रहते हैं। बिल्कुल, अगर लोकल लेवल पे ही वो ही लोग रोकथाम कर दें तो कैसे करेंगे? जब मैं कह रहा हूँ वही चुप रहते हैं, तो कोई मतलब कि इस बात को सोचता नहीं कि इसका देश में क्या असर हो रहा है और देश के भविष्य को क्या असर हो रहा है। Do you feel, sir, that there's a complete inversion of meanings in the way things are framed? We were talking about Bahraich earlier. Bahraich mein this boy was assaulting somebody's private property, tragically lost his life. That was a tragedy. But public opinion and institutional force went all out to arrest people who were responsible. और कितने लड़कों को गिरफ्तार किया, और वो लड़के अभी भी जेल में हैं। संभल में जो लड़के मारे गए, 5 लड़के मारे गए, public opinion, public sympathy is completely against them. They were not the aggressors in that case. But just the comparison between Bahraich and Sambhal, 5 boys died here, no response. They are being blamed. The community again is having to suffer. Boys are being picked up, as they were in Bahraich. And I'm wondering why the courts are not stepping in. Why the courts are not. यही तो सवाल मैंने पूछा था आपसे। कि यही सवाल तो पूछा था मैंने आपसे। जी सर, but ये होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना। अब संभल में जो 5 लोग मारे गए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कहती है कि इनके पास तो पिस्तौलें थी और इनके साथ जो बारूद थे वो पाकिस्तान से आए थे, ये कहते हैं ना। हाँ, तो आप बताइए जावेद भाई, इसलिए असलियत क्या है? पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि संभल की पुलिस एक भी फोटो या वीडियो ऐसा नहीं दिखा सकती जिसमें किसी के हाथ में, पब्लिक के हाथ में पिस्तौल या बंदूक हो। नंबर 1। और हमारे यहाँ सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, जो लोगों को पकड़ा, बेकसूर लोगों को पकड़ करके जेल में बंद किया, उनकी तादाद अब 34 हो गई है। 4 दिन पहले 27 थी। मेरी पार्टी के 2 एमएलए और 1 एमपी उन लोगों का हालचाल जानने के लिए जेल में विजिट करने चले गए। जेलर अगले दिन ही सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। डिप्टी जेलर अगले दिन ही सस्पेंड कर दिया गया कि आपने समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलवाया क्यों? और उनसे कहा गया कि उन्होंने बाहर आकर के ये बयान दिया है कि उन लोगों के साथ बहुत ये तो एग्जीक्यूटिव का हालत है इकरा जी, ये तो एग्जीक्यूटिव की हालत है। सरकार की छवि खराब हो रही है, इस आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया है, उनके ऊपर जांच बिठा दी गई है। इस तरीके से संभल के अंदर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर निष्पक्ष जांच हो जाए, कोई भी एजेंसी जो निष्पक्ष हो, अगर वो जांच कर ले, तो संभल का ना तो डीएम बचेगा, ना एसपी बचेगा, ना वहां पुलिस का जो और अधिकारी हैं वो बचेंगे, सब जेल के अंदर होंगे। कोई जांच ऐसी परेशानी ये है कि निष्पक्ष जांच होने की आज की तारीख में कोई संभावना है नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। भविष्य में कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। जब हिटलर नहीं रहे, जब मुसोलिनी नहीं रहे, तो ये तानाशाही हमेशा हमेशा रहेगी, ये मान करके तो हम नहीं। बट रेस कोर्स का नाम तो इन्होंने कर्तव्य पथ लगा दिया, तो ये कर्तव्य का तो संविधान का कर्तव्य तो होना चाहिए ना, नहीं? तो फिर ऐसे नाम बदलने से क्या फायदा? संविधान के बारे में तो मैंने बताया कि उन लोगों की राय क्या है। मैं देख रहा हूँ, मैं वेरी इंटरेस्टिंग शाहरुख जी के, मैं पढ़ रहा था कुछ कि ये जो बुलडोज़र पॉलिटिक्स है, ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत इजराइल से हुई। जी जी जी, I read. पैलेस्टीनियन के लोगों के घरों में उन्होंने बुलडोज़र चला दिए। The claim being that you don't belong here. क्लेम भी कि तुम तो यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। And we are the. वो ही इन्होंने हिंदुस्तान में, और यही पाकिस्तान में हुआ, और ये पाकिस्तान में भी हुआ। दलितों तो के क्या साथ हम पाकिस्तान और इजरायली की तरफ जा रहे हैं? क्या ये हमारा संविधान है?
क्या ये हमारी डेमोक्रेसी है? ये सवाल उठता है और इस पे जवाब मिलना चाहिए। Has there been an incident in Sambhal even after the latest Supreme Court order? फिर तोड़ा है उन्होंने, फिर डिमोलिश किया है ना पिछले 2-4 दिनों में संभल में। वो थोड़ा कंफ्यूजन है। संभल जिले में एक दूसरा टाउन है चंदौसी। अच्छा। वो संभल से 30 किलोमीटर दूर है जी। वहाँ नगर पालिका ने इस इंसिडेंट से पहले से एक अभियान चलाया हुआ था, अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो वो उसके तहत वहाँ मकान तोड़े गए हैं, वहाँ के नाले वाले सब वो कर लिए गए थे। तो वो उससे punitive पहले नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं, ना संभल सिटी से कोई मतलब है, ना इस इंसिडेंट से कोई मतलब है। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि एक हमारे बड़े नेता हैं देश के, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि संभल में बुलडोजर चल रहा है, तो अब लोग समझ रहे हैं शायद वहीं चल रहा है। तो वहाँ नहीं है, वो चंदौसी का इंसिडेंट है, वो इससे कम्प्लीटली। और एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारे राजनीतिक लोग जो वहाँ उनको मिलने जाते हैं, चाहते हैं कि भाई हमारे मुलाकात हो जाए, और संभल की ओर जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, वो क्यों? इसका भी तो जवाब मिलना चाहिए ना। अगर मैं चाहता हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं मैं जाकर मिलूँ, उनसे पूछूं कि इसलिए हुआ क्या है, ताकि हम पब्लिक को देखो, आप रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हो ना सर, एक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आपको हक है जाने का। सर, तो आपको रोका क्यों जाता है? बड़ी एक पुरानी कहावत है, रात गई बात गई। तो जितना डिले करेंगे किसी चीज को, इतना ही उसकी तीव्रता, उसका असर कम होता है। तो इस तरीके से ये टाइम बाइंग टैक्टिस है कि थोड़ा नॉर्मल सी आ जाए और लोगों को जो उनकी जातियां हैं वहाँ वो देखने को न मिले। क्योंकि एमपी अगर जाएंगे, जिन्हें रोका गया, अगर वो जाते तो ताज़ा ताज़ा मामला था, वहाँ हर आदमी उनको ये बयान देता कि साहब इधर से उन्होंने गोली चलाई, इधर से इन्होंने जो है पुलिस आई, और यहाँ पुलिस खड़ी थी, वहाँ पुलिस खड़ी थी। पता लगना चाहिए ना, लगना चाहिए, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा नए नए एंगल्स ऐड करने का। जैसे आप बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान से लाए गए हैं हथियार और गोली, तो वो सब जोड़ने के लिए अलग उसको डाइल्यूट कर देंगे, अलग अलग उसमें एंगल और फिर जोड़कर। इतनी देर में नैरेटिव मीडिया पे चलाएंगे, जी, and उल्टा then like नैरेटिव how चलाएंगे। ma'am was saying, then there will be no sympathy. नैरेटिव बनाने के लिए उन्हें वक्त मिल जाता है इस तरीके से। अगर उसी दिन ये लोग चले गए होते तो बहुत सारी बातें ऐसी होती जो ये बाहर आकर के बताते कि इस तरीके से बेकसूर लोगों को मारा, घरों में घुस घुस करके, दरवाजे तोड़ तोड़ करके लोगों को निकाला गया है और उनको जेल भेजा गया है। जो मरे हैं उनका दंगे तक से कोई मतलब नहीं है। उसमें से 4 मामले तो मैं ऐसे जानता हूं, मेरे एक साथी एमएलए उनके घर पर भी गए थे, उन लोगों के जो उस दंगे में भी नहीं थे। कोई किसी काम से जा रहा था, कोई किसी काम से गया था, कोई किसी के पास जा रहा था, रास्ते में वो गोली की चपेट में आ गए और मर गए। जब ताज़ा ताज़ा ये बातें पता चलती, बाहर आती, तो एक ओपिनियन दूसरे किस्म का बिल्डअप होता। अब सरकार क्या कर रही है, वहाँ पुलिस ने 400 लोगों की निशानदेही कर ली है। तो 400 के चक्कर में संभल से 4000 आदमी इस वक्त बाहर हैं कि कहीं 400 में हमें न पकड़ के बंद कर दे। और ये पैटर्न है, दिस इज अ पैटर्न नाउ। हाँ, ये पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न है। तो इस तरीके से सरकार तो वहाँ बहुत ज्यादती कर रही है। मैंने आपसे कहा ना, अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन वो अभी होगी नहीं। और आप तो इस शो को करने वाले हैं और वकील भी हैं और राजनेता भी हैं, तो भविष्य में हम तो इसलिए ये शो करते हैं कि वो ठीक है, जो वाकई ज़मीन पे हैं वो इस शो के द्वारा जनता को पता लगना चाहिए। क्योंकि हम ना तो एक पक्ष के हैं ना दूसरे पक्ष के हैं, हम तो चाहते हैं कि जो असलियत है वो जनता के सामने है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप भविष्य में कभी सरकार में परिवर्तन हो तो आप उसका हिस्सा जरूर होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके की बदकारियां उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार कर रही है। मैं सच बात बताऊं कि मैं ऑपोजिशन में ही ठीक हूं, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो गलत काम करेगी ही करेगी, ठीक है ना। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, मैं ऑपोजिशन में ठीक हूँ, ताकि जो गलत काम लोगों के हैं वो जनता तक जाने चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे लोग होंगे तो काम गलत कम संभावना है। चलो बात की बात और है। पहले भी आप रहे हैं तो the future is amongst for you, not for people like But us. sir, may I ask a last question, please? I'm again thinking कि आजकल hate speech की तो खुली छूट है, जिसको जो कहना है वो कहे. If it's criticism of the government or if it's dissent, then it becomes a problem. Then it becomes an offense. UAPA UAPA लग जाता है.
But also then the process becomes the punishment. Yes. And the police is able to then, in the name of investigation, Correct. go on and on and on. Correct. Was that always a problem with our police? Never, with our system? No. ये तो मैं बता 2014 के बाद इतना बदलाव आया है कि मैं सोच जिस हिंदुस्तान में मैं रहता था वो आज हिंदुस्तान नहीं है. ये तो रियलिटी है. Could they not do this to young men earlier? No, They- never. I mean, there To would be poor- isolated to poor- examples. to but poor ये men, I तो ये तो एक आइडियोलॉजिकल नैरेटिव हो गया है कि ये अगर कोई बयान देगा तो इसके भेज देंगे, पुलिस भेज देंगे, धमकी दे देंगे So और then उसको अंदर कर देंगे. how do we respond to that kind of power? Courts. But the courts don't interfere when it comes to This- investigation. that they have to now. Courts must know what the reality. They know the reality. ऐसी बात नहीं है. लेकिन the process is so slow. By the time अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं तो कहते हैं कि साहब आप हाई कोर्ट जाओ. हाई कोर्ट जाएं तो बोले पहले आप बिल वहाँ एंटिसिपेटरी बिल पहले लो. ठीक है. वहाँ जाएं तो फिर वो 1 महीना बहस नहीं होती. इतनी देर में वो बेचारा जेल में रहता है. फिर हाई कोर्ट में कई बार तो ऐसा होता है कि जज सुनता है फिर फैसला नहीं देता. तो ये तो 2, 4, 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं. तो लोग 2, 3, 4 साल. अब उमर खालिद का क्या है? अब बहस हो रही है हाई कोर्ट में. कितने साल हो गए उसको? 4 साल. और किस लिए? हम भी जानते हैं, हमने भी सारी पढ़ा हुआ है. कोई है ही नहीं क्या उसके खिलाफ केस. लेकिन है 4 साल से ज़्यादा अंदर है. लेकिन ठीक है, ऐसी चर्चा होनी चाहिए और ये जनता के सामने आना चाहिए. और आजकल लोग ऐसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में वो विश्वास उठ गया है. ठीक है. जी, बिल्कुल. और बस हमें यही उम्मीद है कि देश की जनता को समझ आ जाएगी. वक्त लगेगा कि वाकई में जो कर्तव्य पथ है वो संवैधानिक होना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.